पहले थैंक यू फॉर आस्किंग। मैंने गलत रूट पकड़ लिया था। बेसिकली रूट बंद ही होती है, 3-4 लोग। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते। पुनर्प्राप्ति ने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। नई दिल्ली के एम्स में अनुराग मालू की यात्रा एक ऐसी कहानी है जो मानवीय लचीलेपन और चिकित्सा टीम के अटूट समर्पण का उदाहरण देती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान LIMS नई दिल्ली हमें पर्वतारोही अनुराग मालू की उल्लेखनीय यात्रा को साझा करते हुए खुशी हो रही है, जिन्होंने 17 अप्रैल 2023 को नेपाल में माउंट अन्नपूर्णा पर अपने अभियान के दौरान एक अकल्पनीय परीक्षा का सामना किया। अनुराग मालू शून्य से नीचे के तापमान में लगभग 70 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी दरार में गिर गए, जहां से उन्हें 3 दिनों के बाद बचाया गया और शुरू में नेपाल में प्रबंधित किया गया। उन्होंने 11 मई 2023 को हवाई मार्ग से एम्स नई दिल्ली में लाया गया, जहां उन्हें प्लास्टिक पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के तहत भर्ती कराया गया। उनकी चोटों में दोनों हाथों पर गंभीर शीत दंश, ग्रेगीन वाले अंगूठे, कई प्रभावित उंगलियां, दोनों पैरों के गैंग्रीन पैर की उंगलियां, साथ ही उनके धड़ पर व्यापक ठंड के कारण गहरी जलन शामिल थी। इसके अतिरिक्त वे दाहिनी और सब क्लेविनियम धमनी की रुकावट और एक निचले अंग पर कई गहरी शिरापरक रुकावटों से पीड़ित थे। गंभीर गुर्दे की चोट और संक्रमित घावों के साथ फुसफुस बहाव के कारण उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई थी। उनकी विशेषज्ञ बहुविषयक देखभाल के तहत श्री मालू की पुनर्प्राप्ति की दिशा में 174 दिनों की यात्रा कई पुनर्निर्माण सर्जरी और व्यापक चिकित्सक हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला के साथ शुरू हुई। 13 मई से 23 सितंबर के बीच संक्रमण नियंत्रण के लिए उनकी 7 सर्जरी की गई। बाद में स्किन ग्राफ्टिंग द्वारा उनके घावों को पुनर्निर्माण सर्जरी की गई। एम्स में उनका प्रबंधन एक बहुविषयक टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल थी: प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ट्रॉमा सर्जरी, ENT, मनोचिकित्सा और यूरोलॉजी। आज हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि श्री मालू के घाव ठीक हो गए हैं और वे हमारी पुनर्वास देखभाल के तहत सक्रिय रूप से अपनी ताकत हासिल कर रहे हैं। प्रोफेसर मनीष सिंघल, HOD प्लास्टिक सर्जरी के नेतृत्व में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाशीष दास सहित पुनर्निर्माण सर्जनों की एक टीम ने श्री मालू की रिकवरी के लिए आवश्यक जटिल सर्जिकल प्रक्रियाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सर्जिकल प्रबंधन में शामिल टीम के अन्य सदस्य डॉक्टर शशांक चौहान, डॉक्टर शिवांगी साहा, डॉक्टर कार्तिक जी और डॉक्टर श्रुति सी थे। महत्वपूर्ण रूप से अनुराग मालू की पुनर्प्राप्ति यात्रा सर्जिकल हस्तक्षेप से आगे बढ़ी। प्रोफेसर के मार्गदर्शन में प्रोफेसर कपिल देव सोनी और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की एक समर्पित टीम शामिल है। लोकेश कश्यप और प्रोफेसर V डॉरलॉन्ग, पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक, DNS सुश्री मीरा कर के तहत समर्पित नर्सिंग टीम और मनोवैज्ञानिक ने उनके पुनर्वास में अभिन्न भूमिका निभाई, जिससे उनका समग्र कल्याण सुनिश्चित हुआ। एम्स नई दिल्ली आशा और उपचार के प्रतीक के रूप में खड़ा है। हम अनुराग मालू के असाधारण यात्रा में भूमिका निभाने के लिए आभारी हैं। हम विपरीत परिस्थितियों से उभरने की उनकी अटूट भावना और दृढ़ संकल्पना की सराहना करते हैं। Treated at AIIMS as being nothing short of a miracle itself. I mean, I wouldn't be standing here, coming here, talking to all of you if it was not for the AIIMS medical and nursing staff. I've undergone 6 surgeries here. Pretty much everything from making my key organs of the body stable to making sure I'm ready for all the plastic surgeries that were supposed to happen in future. All of that happened. Forward a lot of love to me. It's not just they've taken medical care. They've given me a lot of emotional support. A lot of the support that a bedridden might need,
almost lost hope that there is no chance for me to recover when they come for physiotherapy, then they come for other therapies. You know, I'm not even sure if I can, put my leg down and can stand. But the confidence they have given me and helped me recover, I think that has helped me morally and emotionally a lot in my recovery than anything else. I mean, मतलब मैं सर को बोलता हूँ, अभी भी बोलूंगा मैं, सॉरी टू एम्बेरस यू, बट इनको देख के दिल खुश हो जाता है. मतलब सुभाषी सर को मेरे को मिल जाएगा दिल में, तो आई एम लाइक जस्ट सो हैप्पी चाइल्ड. मतलब इट्स जस्ट so happy, It's not any other, doctor. For me, these people have given me a new life. For me, they are like truly God. In the form of God, they have saved me and given me to start my new life now. So I am extremely grateful. Sorry for being emotional, but I'm extremely grateful that such institutions exist and such doctors exist who reinstate your faith back into that you can do pretty much everything that I was doing back in my previous life. I can do it all again, and I will do it all over again. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anurag. So, as an appreciation of your zeal and commitment and passion, we, as a token of encouragement, so that you can summit more peaks, from the medical team, we have a small token of appreciation for you. I request the whole medical team to kindly give this to Anurag. And this painting has been made by Dr. Subhashish Das himself. Please look here. Look here. Thank you. Thank you, sir. We can, and if there are any questions, we can take Rajiv ji. सर कितना मुश्किल था ये सर्जरी, और आप एक डॉक्टर के तौर पे बताइए कि कितना चैलेंज था होल टीम के. बोलो. तो कपिल, मैं आपका क्योंकि डॉक्टर कपिल ने सबसे पहले रिसीव किया, मैं आई थिंक जो शुरू का टाइम था, क्योंकि हमको सर्जरी तो करनी थी, लेकिन पेशेंट को सर्जरी के लिए एबल करना, क्योंकि क्रिएटिन 5, और कपिल आपको बताएंगे कि कैसे इनिशियल जो 10 दिन थे, जबकि हमको खुद लग रहा था किसी चीज पे कि कैसे हम इसको कर पाए, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमारे पास भी नहीं है फ्रॉस्ट बाइट का, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट के साथ साथ 3 दिन रहे, गिरना और बहुत सारे और एलिमेंट थे, और मुझे उसको सीपीआर हुआ था. आई थिंक कपिल आप थोड़ा बताइए. क्या इससे पहले इस तरह का कोई केस आप लोगों ने किया है या इसमें देखा है? Yes, केस देखे हैं हमने, and but not at this magnitude. This is, as you know, frost bites, they are very rare. But we do receive some patients, especially from army backgrounds and all, but not at this level of magnitude. The challenges were multifold when we received this patient, because he was shifted. First of all, the transportation was always a difficult task. If the patient is critical, he was already on a dialysis there, and his kidneys were malfunctioning, kidneys were not functioning at all. So when we received, there were multiple challenges that included, one was kidney issues, other was infection. He had an infection. He was very weak, he was losing body weight as well. Then his heart rate, his respiratory rate, he was requiring oxygen support. So without oxygen, his saturation was dipping. So initial 20 days, we stabilized him with all his organ functions so that he is optimized for the surgery. So initial 20 days were crucial, and whatever occurred, we were hoping that once the organs are optimized, then he can withstand multiple surgeries. Because surgery itself is a stress.
And to prepare patient for surgery, it has to be a little stronger so that he can withstand the surgical procedures. चैलेंज इसको लाना भी था बेसिकली। डॉक्टर अनंत हमारे साथ हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के। हमारे पास कॉल आई थी करीब शाम को 7 बजे, मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि पेशेंट को लाना है। आई थिंक मेरे पास हमारे पास 11 को आए हैं, तो करीब 3 या 4 तारीख को हमारे पास रिक्वेस्ट आई, क्योंकि उस दिन इनकी रिक्वेस्ट भी की थी उन्होंने नेपाल में। तो हमने बोला कि हमने बेड रेडी कर लिया है, लेकिन लाने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो उनकी फैमिली ने, क्योंकि हमारी वहां से लाने की कैपेबिलिटी है डॉक्टर एयर एम्बुलेंस के। तो डॉक्टर अनंत से हमारी बात हुई, हमने बेड अरेंज किया। करीब 5 दिन तक डेली इनका मैसेज आता रहा कि हम आज आएंगे, ला ही नहीं पाए। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पेशेंट ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सेफ ट्रांसपोर्ट वाज द फर्स्ट थिंग। तो मैंने बोला आप सेफ ट्रांसपोर्ट करिए, यहाँ पे आके तो हम टेक केयर करेंगे। तो आई थिंक ट्रांसपोर्ट इसमें तो बहुत चैलेंजिंग, देखिए चैलेंज गिरने के बाद बचना एक चैलेंज है, फिर उसके बाद एक सीपीआर करके फिर उसका सर्वाइव करना, फिर सेफ ट्रांसपोर्ट, और फिर यहाँ आके तो देयर आर मल्टीपल लेवल पे, जो मैं तो इसको शेयर लक बोलूंगा कि इतने मल्टीपल लेवल पे लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज को सर्वाइव किया। आई थिंक इसकी अनुराग की रेजिडेंस ही थी, जो जिद्दी है, शायद बोलता है मैं बहुत जिद्दी हूँ। एक्सपीडिशन जितनी लोग तीसरा सवाल है, तो Is it a unique case of frostbite? Because I think a lot of soldiers in sighting glacier they experience such frostbite. You know? So I just wanted to ask you. सर फ्रॉस्टबाइट कोई यूनिक नहीं है, फ्रॉस्टबाइट इतना अनकॉमन बिल्कुल नहीं है। हमारे पास भी कई सारे जवान आते हैं जिनको फ्रॉस्टबाइट होती है, बट वो आइसोलेटेड ऑर्गन में फ्रॉस्टबाइट होना, पेशेंट अदरवाइज ठीक होना, बट उसमें लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, डिले, सीपीआर और बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड होना, और फ्रॉस्टबाइट कुछ घंटे में होना और 2 दिन 3 दिन आइस में रहना, वो थोड़ा इट मेक वेरी चैलेंजिंग। जब गड्ढे में गिरे थे उसके बाद बेहोश हो गए थे या होश में थे? 2 दिन होश में रहे, बताएगा। मैं तो अभी पूछोगे मुझे याद कुछ भी नहीं है। आई हैव लॉस्ट मेमोरी फॉर 3 days in the crevasse, and first 10 days of my hospitalization in Nepal. But I did one thing inside the crevasse. I recorded my own videos inside the crevasse in my GoPro. I just saw that recently, and that proves that I was actually conscious and awake throughout those 3 days. Not the whole time, I mean, but I was conscious. Last के 12 hours, I think avalanche आया था, जिससे मैं दब गया था, और जब मैं मिला था तो जो फोटो आप लोगों ने देखा है वो एक avalanche आया था, उसमें मैं आइस के कवर हो गया था, इसलिए वो लास्ट फोटो जो दिखा है जब निकालने वाला वो वाला है। बट उससे पहले मैं कॉन्शियस था, मैं अपने रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, बट मुझे ये सब याद कुछ भी नहीं है अभी। वो वीडियोस देखने के बाद थोड़ी सी फेंटेड मेमोरी अब आ रही है कि अच्छा ये हुआ था। नाउ आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, बट अदरवाइज आई लॉस्ट दैट मेमोरी फॉर नाउ। अंदाज कितने लोगों का टीम था जो आपके साथ वहां पर गया था? करीब हम लोग 20-25 लोग थे। अलग अलग एक्सपीडिशंस के अलग अलग लोग होते हैं, तो हम लोग मैं जिसके साथ गया था 7 समिट ट्रैक, उनके साथ करीब हम 25 एक लोग थे जो प्लान करने जा रहे थे अन्नपूर्णा। तो कितने लोग उसमें ट्रैप हुए थे, कितने लोग मतलब? मैं अकेला, क्योंकि मैंने गलत रोप पकड़ ली थी और उससे मैं नीचे गिर गया था। कितना गहरा होगा? मैं 80 मीटर पे मिला था। जब मैं मिला था तो मैं करीब 6000 मीटर पे गिरा था और मैं 80 मीटर नीचे गया था, करीब 270 फीट के आसपास होगा। हाँ। तो मैं शायद 2 उसमें ट्रेंचेस में गिरा था, मैं शायद एक साथ 80 मीटर नहीं गया था, इसलिए मेरे कोई फ्रैक्चर्स नहीं हुए थे। सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक वो एक चीज रही है, इस कारण से भी मैं बच पाया हूँ, नहीं तो मैं शायद वहीं पे अगर फ्रैक्चर्स हो गए होते उस टाइम पे तो शायद बहुत कम चांसेस हो सकते। तो नेपाल अथॉरिटी को किसने सबसे पहले बताया था इस एक्सीडेंट? वहीं पे 7 एजेंसी ने, उनको पता है ना कि मैं गिर गया हूँ, तो उन्होंने ही हमको सबसे पहले बताया घर पे, और फिर हम लोगों ने फिर अपना नेटवर्क यूज किया और सब लोगों को रीच आउट किया, इन्फॉर्म किया कि ये हो गया है, अब हमें हेल्प चाहिए रेस्क्यू के लिए।
अनुराग, आप कितने एक्सपीडिशंस पहले कर चुके हैं और इससे मैं- पहले आपका बॉडी वेट क्या था, अभी क्या? मेरा वॉल्यूम बॉडी वेट करीब 65 से 67 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता था, बट कभी 70 नहीं क्रॉस किया। और मेरा लास्ट टाइम यहाँ पे जब था, आई थिंक हॉस्पिटल में 42-43 पे आ गया था मैं। अभी मेरा 56 है आज की करंट डेट में। और जो मैंने एक्सपेडिशंस पहले किए थे, मैंने 6000 मीटर के 7000 मीटर की माउंटेन्स क्लाइंब किए थे, और मैंने टेक्निकल माउंटेन्स भी क्लाइंब किए थे, इंक्लूडिंग माउंट नून इन लद्दाख, जो लद्दाख का सबसे हाईएस्ट पीक है। और फिर नेपाल के अंदर माउंट आमाडब्लम, जिसे मैटरहॉर्न ऑफ द हिमालयास कहते हैं, सबसे टेक्निकल पीक माउंटेन कहते हैं उसे, वो भी क्लाइंब किया था। और मैं अन्नपूर्णा जा रहा था क्योंकि मैं सबसे पहले 8000 मीटर के माउंटेन्स में अन्नपूर्णा ही करना चाहता था, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट और डेंजरस माउंटेन है। और तो हमेशा वही मन था कि पहले अन्नपूर्णा से शुरू करूंगा, और उसके बाद मेरे 3 और पीक्स होने थे, एवरेस्ट, लोत्से और मकालू। ये मेरा 2023 का प्लान था। बेसिकली तो जो आपको हम 4-5 लोग देख रहे हैं, उतने लोग नहीं, पीछे हमारी पूरी टीम है, तो फुल नर्सिंग है। मैं चाहूंगा कि सब लोग आ जाए, पिक्चर हो जाएगी ग्रुप। आ जाए प्लीज, आप सब लोग आगे आ जाए, मेरी पूरी टीम आगे आ जाए प्लीज। लोग बुला रहे हैं, नाम से बुला रहे हैं, आपको नाम से बुला रहे हैं। कार्तिक सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली। जब अनुराग अन्नपूर्णा के लिए चल रहा था और ये जो हादसा हो गया, 80 मीटर नीचे बर्फ में और फिर 72 घंटे तक रहना, आप सोच सकते हैं फैमिली की क्या हालत होगी। और बहुत ही मुश्किल लेकर के आना वहां से, एयरलिफ्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। यहाँ एम्स को हमने कॉन्टेक्ट किया, बहुत मन में विचार थे, कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या व्यवस्थाएं होगी, ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, कैसे होगा। और जो हमने ला करके यहाँ देखा, बहुत ही मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा इलाज हो नहीं सकता। डॉक्टर्स किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हैं और किस तरीके से एक मोरल बूस्टअप करते हैं पेशेंट का, किस तरीके से सारे डिसीजंस आप लोगों ने लिए। हम लोगों ने तो शुरू के 5-7 दिन बाद ही ये सोच लिया था कि हम बहुत अच्छे हाथों में आ गए हैं, और ये सारे देवता लोग, स्वर्ग से सारे देवता लोग इस जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें बसते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा आंखों से हमने देखा, इस तरीके से दोस्तों ने, परिवार वालों ने शुभकामनाएं दी। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन जो हमने एम्स के अंदर देखा है प्रैक्टिकली होते हुए, और आपके सबके सामने एग्जाम्पल है, आप पहले की फोटो में देखिए, अब देखिए, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और सारे लोग साथ लगे हुए हैं, मन से साथ लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं ऐसी सेवाएं एम्स देता रहे। हमारे को एम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा गर्व है, राष्ट्र में बहुत बड़ा गर्व है। आज गवर्नमेंट का जो बजट होना चाहिए वो इससे कहीं गुना होना चाहिए। बहुत जरूरत है लोगों को। हम जब मिलने के लिए आते थे यहाँ पे, हमने देखा कितने डिफिकल्ट ऑपरेशंस, किसी के आंख नहीं है, किसी की अंगुलियां खुली हुई नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल दिल से, शरीर से, सब तरीके से बहुत ही हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आप जो देवता स्वरूप काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते रहे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद। I am ready. I will go. If I don't think my body is ready, then I won't. Simple सा है। मतलब बॉडी को डिसाइड अगर आपको ट्रैकोस्मी से तो बोल नहीं पाया था, तो मैं बोलना शुरू किया तो बहुत बोल रहा था शुरू में। क्या जैसे मैं बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है बोलने का। तो वैसे बोलने लग गया। हाँ, थोड़ा बोलता तो खुल जाती थी। लेकिन साहब एक बात और कहूंगा मैं, कि जितना शायद फैमिली वालों को कॉन्फिडेंस नहीं था, उससे कई गुना बेटर आप डॉक्टर्स को क्या नहीं कर पाए। हमको तो यही तो चैलेंज है। लास्ट सर्जरी जब हुई थी तो मेरे को इस बार लोअर बॉडी एनेस्थीसिया दिया था, फुल बॉडी नहीं। तो मैं जग रहा था, तो मैं सर को पूरे टाइम यही बोल रहा था, सर मुझे देखने तो करके आ रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कब आपने ये ट्रैक किया था?
या मैं अप्रैल में गया था, मार्च 25 को मैं नेपाल के लिए निकला था जब मैंने एक्सपेडिशन शुरू किया था 26 तारीख से, और मैं 17 अप्रैल को क्रेवास में गिरा था और 20 अप्रैल को मैं क्रेवास में के मतलब बाहर निकाला गया था जब मैं मिला था। तो उसके बाद तो आई हैव लॉस्ट मेमोरी। फिर शुरुआत के करीब 10 दिन हॉस्पिटल के जो थे वो मैं भूल चुका हूँ, तो अभी याद नहीं है मुझे कुछ भी। बट मेरे को एक ही दिन याद है जब नर्स ड्रेसिंग कर रही थी जब मैं हॉस्पिटल में था, तो वो याद है। और या नेपाल से दिल्ली एम्स तक का सफर, क्योंकि नेपाल में वो आप एयर एम्बुलेंस में हुआ था। एयर एम्बुलेंस से हम लोग नेपाल से इंडिया आए थे। वो एयर एम्बुलेंस अदानी फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया था मेरे लिए, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उसका खर्चा, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था और उसी के थ्रू मैं एम्स में आया था और फिर यहाँ एडमिट हुआ। कितनी इंजरीज हुई थी, क्या उस समय की हालत? मेनली मेरे जो इंजरीज थे वो सब फ्रॉस्ट बाइट के कारण थे। सीवियर ग्रेड 3 का जो फ्रॉस्ट बाइट होता है वो हुए थे, और पूरी बॉडी की स्किन गल गई थी मेरी, तो उसके लिए मेरी सर्जरीज होनी थी। और जो सारी सर्जरीज एम्स में हुई है प्लास्टिक सर्जरी, तो वो यहीं पे हुई है मेरी डिपार्टमेंट ऑफ बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी। जब ये हादसा हुआ आपकी क्या कंडीशन थी, मेंटली क्या state था? मुझे याद ही नहीं, भूल चुका हूँ, तो अभी कोई मेमोरी नहीं है। बट मैंने खुद के वीडियोस देखे हैं, तो उससे थोड़ा थोड़ा सा याद आता है। फेंटेड मेमोरी है कि मैं गिर गया था, मुझे पता था उस टाइम पे, तो बट याद कुछ नहीं है। आपने 5 से 6 महीने दिल्ली एम्स में बिताए, एक परिवार जैसा हो गया दिल्ली एम्स का, जैसे आपने बताया। Yes. मेरे तो होम की तरह ही है, सब डॉक्टर सब दोस्त की तरह है। मैं कभी भी आ जाता हूँ, मिल लेता हूँ, उनको कॉल कर देता हूँ। I mean the amount of love and care that I have received from everyone here is so immense. You know, I really feel that मतलब मेरे शायद पुराने कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, शायद you know इन लोगों को मेरे को इन लोगों से ट्रीटमेंट मिल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्लाइंब जो मैंने पहले किया है वो लद्दाख में और उत्तराखंड में और नेपाल में मैंने क्लाइंब किया है। माउंट नुन है 7000 मीटर का, काफी 6000 मीटर के माउंटेन्स लद्दाख में क्लाइंब किया है। आमाडबलम है नेपाल के अंदर क्लाइंब किया है, आइलैंड पीक है वो क्लाइंब किया है। और मैं 6-7 हजार के कर चुका था, अब मैं 8000 मीटर का पहला पीक करने वाला था। और मैंने अन्नपूर्णा से ही शुरू किया था पहला, कि अन्नपूर्णा करूंगा, उसके बाद मैं एवरेस्ट जाऊंगा, उसके बाद लोत्से जाऊंगा और मक्कालू जाऊंगा। तो मैं ऐसे अपनी जर्नी शुरू करने वाला था। 4-8000 मीटर की पीक मैं 2023 में क्लाइंब किया। अभी आप पहले से बहुत बेटर है, लेकिन क्या अभी इस हालत में कि आगे आपको माउंटेन क्लाइंब करने के लिए अच्छा है? Depends. All depends on the body. What my body has to say. I have. If my body is not ready, then I will climb. But if my body is ready and I think I can do it, I will definitely climb. इतने बड़े हादसे के बाद भी सबकी दुआओं का परिणाम आ अगर तैयार होते हैं तो दोबारा से माउंटेन क्लाइंब करना चाहिए। क्या उसमें इच्छा के साथ आपका कि जब आप माउंटेनिंग करते हैं तो सर्टिफिकेशन तो लिए जाते हैं, तो ऐसा क्या हुआ जो आपके साथ ये हादसा पेश आया? बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैंने गलत रोप पकड़ लिया था। बेसिकली रोप बंधी होती है, 3-4 रोप्स होती है और ऐसे पता नहीं लगता है कि कौन सी आप लेने वाले हो। और मैंने गलत रखी, मुझे लगा सभी नीचे जा रही होगी, बट वो एक छोटी रोप थी जो खत्म हो गई जल्दी और उसके कारण मैं गिर गया। शायद ये हादसा नहीं होता अगर मेरे शेरपा मुझसे आगे होते। वो मेरे पीछे आ रहे थे और मैं आगे जा रहा था, और इस कारण से ये गड़बड़ हो गई कि मैं गलत रोप पकड़ के नीचे उतरने लगा और मैं नीचे गिर गया। तो साथ में एक सब्स्टिट्यूट भी तो होता है आपकी रोप में, 2 रोप होती है ना साथ में, कि एक आपके हैंग करके रखती है और एक से आप चढ़ते हो ऊपर। नहीं, चढ़ने वाली अलग है। अब उतर रहा हूँ मैं, रैपल डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, रैपल डाउन कर रहा हूँ। और वो छोटी रोप थी, रैपली उतरना इज डिफरेंट देन क्लाइंबिंग। तो अलग टेक्निक्स होती है काम में। तो अगर स्लिप हो रही है तो फिर आप बचा नहीं सकते उस टाइम पे, वो सीधा मैं नीचे ही आऊंगा। और वही हुआ। हमारी ऊपर वाले से दुआ है कि आपको वैसे ही फिट फट कर दे और आप माउंटेनिंग करते रहे। हमारी आपके लिए दुआ है।
थैंक यू। सर, जब ये आपको पता चला इनका एक्सीडेंट हो गया है और आपको यहाँ से रिसीव करना है, तो आपकी क्या हालत थी? कभी सो देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोफेसर मनीष ने बताया था कि इस तरह के पेशेंट्स हैं, ही कॉल्ड मी कि वी वांट टू शिफ्ट हिम टू द एम्स एंड सो माय फर्स्ट था कि व्हाट आर द प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टेटस क्या है, या ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है। तब मेरे को पता चला था कि इनका एक बार सीपीआर हो चुका है, ऑलरेडी ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी पे है, और एक बार डायलिसिस हो चुका है, और इन्फेक्शन जो है बॉडी में फैलता जा रहा है। सो दीज वर द चैलेंजेस। जब आप ट्रांसपोर्ट करके आते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है और उसमें हानि हो सकती है मरीज को। तो दोज वर द चैलेंजेस। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने बताया कि जी भगवान है, लेकिन आपको उन्हीं के बराबर का दर्जा दिया गया है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया इनको कि एज ए माउंटेनियर, या आपके नज़र में ये एज ए नॉर्मल पेशेंट जैसे सब आते हैं वैसे एक पेशेंट की तरह आपने इनको ट्रीट किया? देखिए, था नॉर्मल पेशेंट, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत स्पेशल थी जी। एक नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनमें रूटीन, एक टीम वर्क, हमारा एक सिस्टम होता है कि पेशेंट आएगा, पहले दिन ये करेंगे, दूसरे दिन ये करेंगे, और एक रूटीन सिस्टम होता है। इस पेशेंट में बहुत सारे चैलेंज थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको भी नहीं पता थी। 20 दिन बाद हमारे पास आया। जो पेशेंट हमारे पास दूसरे दिन आता है उसका हम पे ट्रीटमेंट प्लान होता है, लेकिन जो 22 दिन बाद आता है उसका हमारे पास कोई प्लान नहीं, क्योंकि वैसे पेशेंट हम तो जो नेपाल के डॉक्टरों ने इनको बचाया, इनके लिए किया, उसके बाद जो उनके डेफिनेटली उनको मैं बोलूंगा कि उनको बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन हमारे पास जिस कंडीशन में आए वो बेसिकली ऐसी कंडीशन में था कि हमको खुद ही नहीं पता था कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। जी जी। तो बड़े मुश्किल से प्लान बना कि सर्जरी को रोक के हम पहले बॉडी के बाकी ऑर्गन को ठीक करेंगे। तो कुछ चांसेस हैं कि ये 72 घंटे तक बर्फ में दबे रहे, उससे इन्हें बेनिफिट मिला, या क्या कंडीशन रही? देखिए, 72 घंटे बर्फ में दबे रहे, उसका बेनिफिट तो जरूर मिला। उसी की वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट कम हो गई, जो हार्ट की, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट कम हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम उसकी वजह से डैमेज भी बहुत हुआ। ऐसा नहीं बोल सकता है कि तो जान तो बची, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी केस की है, जो इन्फेक्शन है, बिकॉज डिले हो गया, तो उसका फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो ओवरऑल लेकिन हमें तो यह है कि सब चीजों का मिला के एक फायदा है कि हमारा पेशेंट अब चल सकता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि बर्फ में रहने की वजह से जो भी इसको नुकसान हुआ, लेकिन उसको ओवरकम कर लिया। जैसे पेशेंट ने अपनी संभावनाएं जताई हैं कि अगर मेरी बॉडी ने मुझे साथ दिया, तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये चढ़ सकेंगे दोबारा? क्योंकि उंगलियां तो काफी हद तक डैमेज हो चुकी हैं और मेन काम तो उंगलियों का ही है ग्रिप के लिए। देखिए, मैं तो अभी इसका एक्सपर्ट नहीं माउंटेनियरिंग, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये अपने सारे काम खुद कर सकता है, और जो आदमी सारे काम खुद कर सकता है और जो रिजिलियंट है, एक सर मैं बात काट रहा हूँ कि सारे काम करना और अपनी बॉडी का वेट उठाना दोनों। हाँ, मैं उस पर आता हूँ। एक हमारे पास एक और पेशेंट थी, करीब 2010 या 12 में हमारे पास आई थी, अरुणिमा। तो अरुणिमा नाम मुझे उसका याद नहीं है। उसका भी हमने एक पैर, उस टाइम पे हमें पूरा पैर ही काटना पड़ा था, और उसने कटे हुए पैर से एवरेज चढ़ लिया था, दूसरा आर्टिफिशियल पैर लगा के। जब एक आदमी कटे हुए पैर से चढ़ सकता है, तो क्या इसके अंदर नहीं ये अपना क्या स्किल डेवलप करेगा और कैसे करेगा, ये मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ डेफिनेटली। और मैं तो यही चाहूंगा कि इसी इच्छा से रहे कि इसको जो ये चाहते हैं वो आगे कंप्लीट करे अपनी इच्छाओं को। ये थैंक यू सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिल्ली। जब अनुराग अन्नपूर्णा के लिए चल रहा था और ये जो हादसा हो गया, 80 मीटर नीचे बर्फ में और फिर 72 घंटे तक रहना, आप सोच सकते हैं फैमिली की क्या हालत होगी। और बहुत ही मुश्किल लेकर के आना, वहां से एयरलिफ्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। यहाँ एम्स को हमने कॉन्टेक्ट किया, बहुत मन में विचार थे कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या व्यवस्थाएं होगी, ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, कैसे होगा। और जो हमने ला करके यहाँ देखा, बहुत ही मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा इलाज हो नहीं सकता। डॉक्टर्स किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हैं और किस तरीके से एक मोरल बूस्टअप करते हैं पेशेंट का, किस तरीके से सारे डिसीजंस आप लोगों ने लिए। हम लोगों ने तो शुरू के 5-7 दिन बाद ही ये सोच लिया था कि हम बहुत अच्छे हाथों में आ गए हैं, और ये सारे देवता लोग, स्वर्ग से सारे देवता लोग इस जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें बसते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा आंखों से हमने देखा, इस तरीके से दोस्तों ने, परिवार वालों ने शुभकामनाएं दी। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन जो हमने एम्स के अंदर देखा है प्रैक्टिकली होते हुए, आपके सबके सामने एग्जाम्पल है,
आप पहले की फोटो में देखिए, अब देखिए, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और सारे लोग साथ लगे हुए हैं, मन से साथ लगे हुए हैं। हम ये चाहते हैं ऐसी सेवाएं एम्स देता रहे। हमारे को एम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा गर्व है, राष्ट्र में बहुत बड़ा गर्व है। आज गवर्नमेंट का जो बजट होना चाहिए वो इससे कहीं गुना होना चाहिए। बहुत जरूरत है लोगों को। हम जब मिलने के लिए आते थे यहाँ पे, हमने देखा कितने डिफिकल्ट ऑपरेशंस, किसी के आंख नहीं है, किसी की अंगुलियां खुली हुई नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल दिल से, शरीर से, सब तरीके से बहुत ही हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आप जो देवता स्वरूप काम करते हैं इसको आगे बढ़ाते रहे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद। I am ready. I will go. If I don't think my body is ready, then I won't. Simple सा है। मतलब बॉडी को डिसाइड अगर आपको ट्रैकोस्मी थी तो बोल नहीं पाया था। तो मैं बोलना शुरू किया तो बहुत बोला था शुरू में। कहते समय बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है बोलने का। बोलने लग गया था। हाँ, थोड़ा बोलता तो खुल जाती थी। लेकिन साहब एक बात और कहूंगा मैं कि जितना शायद फैमिली वालों को कॉन्फिडेंस नहीं था, उससे कई गुना बेटर आप डॉक्टर्स को क्या भी कर पाए। हमको तो यही तो चैलेंज है। लास्ट सर्जरी जब हुई थी तो मेरे को इस बार लोअर बॉडी एनेस्थीसिया दिया था, फुल बॉडी नहीं। तो मैं जग रहा था, तो मैं सर को पूरे टाइम यही बोल रहा था, सर मुझे देखने तो दो, करके आ रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है।